प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय। आज हमें अध्याय 5 प्रारंभ करना है, पूर्ति की अवधारणा। सबसे पहले आता है इस लेसन में पूर्ति की परिभाषा। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ति की परिभाषा पर चर्चा करने से पहले हम एक बार मांग की परिभाषा को रिमाइंड करते हैं। पूर्ति की परिभाषा भी उससे मिलती जुलती है। मांग की परिभाषा में हमने लिखा था कि किसी निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर उपभोक्ता किसी वस्तु की जो मात्रा खरीदने को तैयार होता है उसे हम उस वस्तु की क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। चूंकि मांग का संबंध क्रेता या खरीदार या उपभोक्ता से होता है, पूर्ति का संबंध विक्रेता या बेचने वाले से होता है या उत्पादक से होता है। तो ठीक उसी प्रकार पूर्ति की परिभाषा भी क्या कहती है? पूर्ति का अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है, किसी विशेष वस्तु की उस मात्रा से है जो किसी निश्चित समय अवधि और निश्चित कीमत पर विक्रेता बेचने को तैयार होता है। अर्थात किसी निश्चित समय पर और निश्चित कीमत पर विक्रेता किसी वस्तु की जितनी मात्रा बेचने को तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ति कहते हैं। अब उसके बाद आता है कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक कौन कौन से हैं। देखिए, प्रभावित करने वाले कारक या तत्व से तात्पर्य यह है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण से पूर्ति की मात्रा में कमी या वृद्धि होती है। इनका अध्ययन करने से पहले हम एक बार पूर्ति के नियम पर थोड़ा सा ध्यान डालते हैं कि क्या कहता है पूर्ति का नियम। इस लेसन में आगे पूर्ति का नियम आएगा, उस समय हम उसका डिटेल में उसकी व्याख्या करेंगे। पूर्ति का नियम ये कहता है कि किसी वस्तु की पूर्ति मात्रा एवं उसकी कीमत में सीधा संबंध होता है। सीधे संबंध से तात्पर्य ये है कि किसी वस्तु की यदि कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति मात्रा भी बढ़ती है, और यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी पूर्ति मात्रा भी घटती है। अब हम चलते हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक कौन कौन से। सबसे पहला आता है वस्तु की कीमत, उसी संबंधित वस्तु की कीमत जिसकी हमने अभी पूर्ति के नियम के अंदर चर्चा की कि कीमत और पूर्ति मात्रा में कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। अर्थात यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी क्या होती है? बढ़ती है। और किसी वस्तु की यदि कीमत घटती है तो उसकी पूर्ति भी क्या होती है? घटती है। अर्थात कीमत और पूर्ति का कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। तो पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक के अंदर पहला कारक था वस्तु की कीमत। और कैसा संबंध है? किस प्रकार से प्रभावित करती है? सीधी दिशा में या सीधे रूप में कि कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है और कीमत घटती है तो पूर्ति भी घटती है। अब हम चलते हैं दूसरा बिंदु। क्या कहता है? वस्तु के उत्पादक साधनों की कीमत। उत्पादक साधन कौन से होते हैं? जो साधन उस वस्तु के निर्माण में या उस वस्तु के बनाने में काम आते हैं, जैसे कच्चा माल हो गया या और जो भी सामान उस वस्तु को तैयार करने में काम में लिया जाता है वो उसके उत्पादक साधन है। अब देखिए, यदि उन उत्पादक साधनों की कीमतें बढ़ती है तो उत्पादन की लागत बढ़ती है। उत्पादन की लागत बढ़ने से पूर्ति घटती है। अर्थात उत्पादन साधनों की कीमतें यदि बढ़ेगी तो पूर्ति घटेगी, और उत्पादन साधनों की यदि कीमतें घटेगी तो पूर्ति बढ़ेगी। तीसरा बिंदु आता है संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु देखिए, हमने गत अध्याय में पढ़ा था स्थानापन्न या पूरक वस्तुएं। तो यदि उन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि होती है। किस कारण से? मान लीजिए उदाहरण के रूप में यदि कॉफी की कीमत में वृद्धि हो गई तो चाय की पूर्ति में वृद्धि होगी, क्योंकि विक्रेता लाभ कमाने के लिए, क्योंकि प्रत्येक विक्रेता का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो जब कॉफी की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो विक्रेता के द्वारा चाय की पूर्ति को बढ़ाया जाएगा ताकि अधिक मात्रा में लाभ कमाया जा सके। उसके बाद आता है तकनीकी परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तन पूर्ति को किस प्रकार से प्रभावित करता है? उन्नत तकनीक के द्वारा, यानी यदि तकनीक अच्छी है, अच्छी तकनीक के द्वारा कम समय में कम लागत पर उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी। और यदि हमारे पास तकनीक उन्नत नहीं है, यानी उत्पादक के पास या विक्रेता के पास यदि उत्पादन करने की तकनीक अच्छी नहीं है तो उसके द्वारा अधिक लागत पर कम उत्पादन किया जाएगा, जिससे पूर्ति क्या होगी? कम होगी। अर्थात पुरानी तकनीक के स्थान पर
नवीनतम एवं श्रेष्ठ तकनीक के द्वारा कम समय में कम लागत पर अधिक उत्पादन करके पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु आता है विशेष अवसर। विशेष अवसर से क्या तात्पर्य है? कुछ विशेष अवसरों पर विशेष वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में ले, त्योहारों पर मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, इसीलिए त्योहार पर मांग बढ़ने से उनकी पूर्ति भी क्या होती है? बढ़ जाती है। अर्थात विशेष अवसरों पर विशेष वस्तुओं की जो पूर्ति है वो बढ़ती है। किस कारण से बढ़ती है? क्योंकि उनकी मांग बढ़ती है और लाभ कमाने के लिए विक्रेता के द्वारा या उत्पादक के द्वारा उन विशेष अवसरों पर उस विशेष वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आती है आगतों की गुणवत्ता। देखिए यहां एक शब्द आता है आगतों। आगत क्या है? दो शब्द आते हैं, एक होता है आगत और एक होता है निर्गत। देखिए किसी वस्तु के उत्पादन करने के लिए हम जो भी रॉ मटेरियल कच्चा माल काम में लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आगत कहते हैं। और इस कच्चे माल से जो वस्तुएं तैयार की जाती है उनको हम क्या कहते हैं? निर्गत कहते हैं। तो यदि हमारे आगत या कच्चे माल की क्वालिटी अच्छी है तो उस मटेरियल से जो निर्गत है अर्थात जो उत्पादन है अर्थात जो पूर्ति है वो ज्यादा मात्रा में होगी। तो आगत की यदि गुणवत्ता या क्वालिटी अच्छी है तो पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, और यदि आगत की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो पूर्ति क्या होगी? घटेगी। उदाहरण के रूप में ले कि जैसे गन्ने से चीनी बनाई जाती है, तो गन्ना यहां पर क्या है? आगत है। यदि गन्ने में रस की मात्रा कम है तो क्या होगा? उससे चीनी की मात्रा कम बनेगी, अर्थात उस आगत की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए चीनी की मात्रा क्या होगी? उससे मिलने वाली कम होगी, तो चीनी की पूर्ति क्या होगी? घट जाएगी। और यदि उसकी क्वालिटी अच्छी है तो क्या होगा? चीनी की मात्रा, ज्यादा मात्रा का उत्पादन होगा तो चीनी की पूर्ति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है परिवहन लागतें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि परिवहन लागतें होती क्या है। देखिए कच्चे माल या तैयार माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो भी परिवहन या साधनों की जो ढुलाई की लागतें आती है उनको हम परिवहन लागतें बोलते हैं। क्योंकि तैयार सामान या कच्चे माल को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट के साधनों के द्वारा ले जाया जाएगा, तो इस प्रकार की जो लागतें हैं उनको क्या कहते हैं? परिवहन लागतें कहते हैं। यदि परिवहन सुविधाएं अच्छी हैं और उनकी लागत कम है तो पूर्ति बढ़ेगी। लेकिन यदि परिवहन जो सुविधाएं हैं वो अच्छी नहीं है और परिवहन सुविधाओं की लागत ज्यादा आती है तो क्या होगा? पूर्ति घटेगी। तो ये थे पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। नेक्स्ट हम इस लेसन में चलते हैं पूर्ति के नियम पर कि पूर्ति का नियम क्या है। चलते हैं हम पूर्ति का नियम। क्या है पूर्ति का नियम? इसकी परिभाषा, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत एवं पूर्ति मात्रा में धनात्मक संबंध पाया जाता है। जैसे हमने मांग के नियम में पढ़ा था कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत एवं मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। लेकिन यही संबंध पूर्ति के नियम में कैसा है? धनात्मक या सीधा संबंध है। तो इससे तात्पर्य क्या है धनात्मक संबंध से? कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति मात्रा भी बढ़ेगी, और यदि किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी पूर्ति मात्रा भी घटेगी। क्योंकि पूर्ति का संबंध उत्पादक या विक्रेता से है और विक्रेता या उत्पादक का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो जैसे ही उन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है किसी वस्तु की, तो उसकी अधिक पूर्ति मात्रा के द्वारा उत्पादक के द्वारा या विक्रेता के द्वारा अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तो कैसा संबंध है? धनात्मक संबंध। अर्थात कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की पूर्ति मात्रा भी बढ़ेगी और कीमत घटेगी तो वस्तु की पूर्ति मात्रा भी घटेगी। अब ये जो अन्य बातें समान हैं, यही जिस प्रकार से मांग के नियम की मान्यताएं थी, और यहां पूर्ति के नियम में जो अन्य बातें हमें समान मानकर चलना है वो सारी की सारी इस नियम की क्या होती है? मान्यताएं होती हैं। हम इनकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहला आता है उत्पादन साधनों की कीमतें व पूर्ति स्थिर रहे। अर्थात जो उत्पादन के साधन किसी विशेष वस्तु के उत्पादन के लिए काम में आ रहे हैं, नंबर एक तो उनकी कीमतें क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। दूसरा उनकी पूर्ति भी क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। वो साधन जो उस वस्तु विशेष के उत्पादन में काम आ रहे हैं, कच्चा माल वगैरह, उनकी कीमतें अर्थात कच्चे माल की कीमतें और पूर्ति क्या रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
दूसरा आता है कि उत्पादन की तकनीक है, जो प्रोडक्शन की टेक्निक है वो क्या रहे, स्थिर रहे। तीसरा आता है क्रेता व विक्रेता की रुचियां स्थिर रहे, यानी ना तो खरीदने वाले की रुचियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए और ना ही बेचने वाले की किसी प्रकार की रुचियों में कोई परिवर्तन होना चाहिए, ये स्थिर मानकर चलते हैं। नेक्स्ट आता है संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें, अर्थात जो पूरक या प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं जिनको हमने अभी अध्ययन किया था, संबंधित वस्तुएं, उनकी कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सरकार के द्वारा आरोपित कर स्थिर रहें, अर्थात जो उत्पादन किए जाने वाले उत्पादन पर, किसी वस्तु विशेष पर सरकार के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उनकी दर में कमी या वृद्धि नहीं होनी चाहिए, अर्थात वो क्या रहें, स्थिर रहें। नेक्स्ट आता है कृषिगत पदार्थों की पूर्ति हेतु मौसम व जलवायु की दशाएं स्थिर रहें, यानी ऐसे पदार्थ जिनका उत्पादन या जिनका संबंध कृषि से है, तो कृषिगत पदार्थों की पूर्ति हेतु, अर्थात उनकी पूर्ति स्थिर बनी रहे, उसमें कोई कमी या वृद्धि ना हो, इसके लिए क्या जरूरी है, मौसम एवं जलवायु की दशाएं क्या रहें, स्थिर रहें, क्योंकि इनमें यदि दिक्कत आती है तो कृषिगत पदार्थों की पूर्ति है जो प्रभावित हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं इनको क्या मान के चला जाता है, स्थिर मानकर चला जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, एक मात्र कीमत और पूर्ति मात्रा में संबंध की व्याख्या पूर्ति के नियम में करते हैं, और यह संबंध कैसा होता है, धनात्मक संबंध होता है। यह था पूर्ति का नियम और पूर्ति के नियम की मान्यताएं। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको इन कक्षाओं के नोट्स की आवश्यकता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप जो कि एशियन क्लासेस के नाम से है उसको ज्वाइन करें। आपको इन सभी क्लासेस के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर वहां पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।